नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। चलिए सबसे पहले बताते हैं कि आज के कार्यक्रम में क्या है विशेष। तिलहन उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए मंत्रालय प्रयासरत। बर्ड फ्लू देश के कई हिस्सों में फैला। खरीफ फसलों की एमएसपी पर खरीद जारी और देश में कोविड टीकाकरण जारी। और अब खबरें विस्तार से। तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो सके, इसमें बढ़ोतरी हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और मंत्रालय की तरफ से कई योजनाओं पर काम किया जा रहा है। किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, इस पर विस्तार से जानकारी दी कृषि आयुक्त एसके मल्होत्रा ने। उन्होंने बात की दूरदर्शन किसान से। आइए देखते इस बातचीत के अंश। सर, अभी हमें सरसों की बात करते हैं तिलहनी में, या और भी जो तिलहनी फसलें हैं उसकी भी बात करते हैं। सर, आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? क्या इसमें आत्मनिर्भर होने की संभावना है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो अभी खाद्यान्न के क्षेत्र की जब हम बात करें तो आत्मनिर्भरता हमारे देश में आई है। चाहे वो बात चावल की है या गेहूं की है, तो उसमें हमारा जो उत्पादन है काफ़ी बड़ा है और हम उसको दूसरे देशों को भेज भी रहे हैं और उससे जो विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसको मैं ये कहूँगा कि जो तिलहनी फसलें हैं उसमें अभी आत्मनिर्भरता नहीं आई है। उसमें करीब 67,000 करोड़ 67,000 करोड़ का जो लगभग हम खाद्य तेल जो है दूसरे देशों से हमें मंगाना पड़ता है। तो अभी भारत सरकार ने इस पर विचार किया, मंथन किया और एक जो नया मिशन है जिसको हम ये कहते हैं कि नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, खाद्य तेलों पर एक नया मिशन की शुरुआत की है। और इस मिशन के तहत जो है हमारे प्रयास ये रहेंगे कि हम आत्मनिर्भर कैसे हों, जिससे कि हमारी अपनी कैपेसिटी बढ़े, हमारा अपना उत्पादन बढ़े और जिससे कि हमें बाहर से जो है तेलों को ना मंगाना पड़े। तो अभी जैसे रबी का मौसम की शुरुआत हो रही है और अभी खरीफ का मौसम ख़त्म हो चुका है, तो रबी की मौसम की तैयारियां चल रही हैं। किसान जो है एक अनुकूल तापमान के आने का इंतज़ार कर रहा है और सरसों की बिजाई को वो जल्दी से जल्दी कर देगा। तो सरसों एक बड़ी अहम तिलहनी फसल है, क्योंकि मैं जो बात करूंगा अभी तिलहनी फसलों के बारे में करना चाहूँगा कि तिलहनी फसलें अब हमारे लिए एक तरह से प्रायोरिटी हो गई है और ये एक प्राथमिकता वाली जो हमारी ये फसलें हैं, तो इन पर जो है किसानों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप देखेंगे तो अभी जो एमएसपी जो बढ़ाया, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी बढ़ाया, तो वो सरसों में भी जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाया गया। तो अभी बहुत ही अनुकूल परिस्थितियाँ हैं, वातावरण बहुत ही अनुकूल है, हमारे जितने जल भंडार हैं वो भी भरे हुए हैं। तो इन सब का फ़ायदा उठाते हुए किसानों को मैं ये आग्रह करता हूँ कि वो तिलहनी फसलों में सरसों और तोरिया जो है उन दोनों की बिजाई ज़रूर करें। और इसके लिए भारत सरकार ने एक छोटा सा कैंपेन चलाया जिसको हम कहते हैं कि सरसों का एक तरह से कैंपेन और रिवॉल्यूशन लाने के लिए इसको जो है खाद्य तेल मिशन के तहत जो है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और इस वर्ष के लिए हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो पिछले वर्ष की अगर आप तुलना में अगर आप देखें तो करीब 62 लाख क्षेत्र में जो है सरसों की खेती हुई थी, जिसको हम बढ़ा करके 75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ले जाना चाहते हैं। और 11 जो राज्य हैं वो मुख्य राज्य हैं, वहाँ पर हमारा फोकस रहेगा। और जो 11 राज्य हैं उसमें जो मुख्य कुछ राज्य हैं, कुछ राज्यों को मैं बता देना चाहूँ, जैसे उसमें मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान और हरियाणा, कुछ पंजाब को भी लेकर के चले हैं, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। ये कुछ ऐसे जो राज्य हैं जहाँ पर जो है बहुत सारी अपार संभावनाएं हैं और वहाँ पर हम लोग सरसों की खेती को जो है बढ़ावा दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है हम ये चाह रहे हैं कि कुछ जो नॉर्थ ईस्टर्न के एरिया हैं, कुछ ईस्टर्न इलाके हैं जहाँ पर धान की कटाई के बाद जो क्षेत्र खाली रह जाता है, वहाँ पर भी सरसों को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। दूसरा, जो मुख्य कुछ फसलें ऐसी भी हैं उनको इंटरक्रॉपिंग में जो मुख्य फसल है उसके 2 लाइनों के बीच में भी जो है सरसों को लगाएं। तो क्योंकि अभी क्षेत्र तो उतना ही है, लेकिन उसी क्षेत्र से हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कैसे लें, तो ये इंटरक्रॉपिंग को भी एक चुना गया है। दूसरा, जो राइस फैलो एरिया है उसको टारगेट करना है। तो ये सब चीज़ों को लेकर के हम लोग एक समुचित ढंग से जितनी अच्छी किस्में हैं जिनका उत्पादन लगभग मैं ये कहूँगा कि 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा है, उन किस्मों को हम बढ़ावा दे रहे हैं। उससे नीचे उत्पादन करने वाली किस्मों को हम बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हाइब्रिड जो किस्में हैं, संकर किस्में हैं सरसों से रिलेटेड, वो भी अभी उपलब्ध हैं, तो उनको भी जो है किसान अपनाएं, जिससे कि हमारी उत्पादकता बढ़े। तो अपने आप ही उत्पादन
जो है प्रति इकाई क्षेत्र से वो बढ़ जाएगा। जिस तरह से अभी आपने कहा कि क्रांति लाने की आवश्यकता है, और बहुत सारे जो फसल है उसमें क्रांति जब आई है तो इसके बाद में ही उसमें आशातीत उत्पादन भी हुआ है। अभी हमें मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में भी हम क्रांति की बात कर रहे हैं, या दूध में भी हम क्रांति की बात की है, जिसके वजह से ज़्यादा किसानों को भी फ़ायदा हुआ है। सर, क्या आप जिस तरह से भी फोकस कर रहे हैं सरसों पर, जिस तरह से तिलहनी फसलों पर, क्या इस तरह से कोई क्रांति लाने की है ज़रूरत? बिल्कुल ज़रूरत है क्रांति की। अब आप देखते हैं कि पहले हम कहते थे कि हमारे देश में हरित क्रांति आई थी। हरित क्रांति जब आई थी उस टाइम में हमारे पास बहुत सारा एरिया जो है हमारे पास उपलब्ध था, और हमारे पास कुछ ही किस्में ऐसी अच्छी आई, उन किस्मों को जो है हम लोगों ने फैलाया, जब फैलाया गया पूरे देश में, और उसका जो है एक तरह से उनको अपनाया गया, तो हमारा उत्पादन बढ़ गया। तो ये तो उस टाइम की परिस्थिति थी, लेकिन आजकल की जो परिस्थितियाँ बिल्कुल अलग है। इस टाइम में हमारे पास क्षेत्र उतना है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता, और बल्कि कुछ कमी हुआ है थोड़ा बहुत, क्योंकि ये क्षेत्र जो है अर्बनाइजेशन की तरफ भी कुछ ना कुछ बढ़ा है। तो एक तो हमारे पास साधन जो है वो सीमित हुए हैं, तो सीमित साधन में, सीमित क्षेत्र में, सीमित जल साधनों में हम कैसे उत्पादन अधिक बढ़ाएं, ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है, जिसमें क्लाइमेट चेंज का भी इफेक्ट नज़र आता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जितनी भी तकनीक है, ये तकनीक के माध्यम से ही नया जो एक क्रांति का जो सूत्रपात होगा वो होगा। और अगर आप ये देखें तो एक मूक रूप से जो क्रांति है वो पहले से ही हो चुकी है, और जहाँ कहीं हमारा उत्पादन, अभी आप देख रहे हैं कि हम टोटल 296.65 मिलियन टन का उत्पादन हमारा हुआ है। ये उत्पादन बहुत अधिक उत्पादन है, और हम अपने आप में मैं ये कहूँगा कि हम इसमें आत्मनिर्भर हैं। खाद्यान्न की बात कर रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो दलहनी फसलें भी शामिल हैं। तो दलहनी फसलों का जो उत्पादन है वो 23 मिलियन टन हुआ। तो कभी ऐसा भी टाइम था जब हमारे पास 16 मिलियन टन का उत्पादन था 2013-14 में, 14-15 में, तो उस उत्पादन को बढ़ा करके हम लोग 25 मिलियन टन तक ले गए हैं। 23 से 25 मिलियन टन तक के बीच में उत्पादन हो रहा है। तो उसमें भी हम लगभग आत्मनिर्भर की स्थिति में हैं। और जो हम लोगों ने इसका एक मिशन चलाया, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन फॉर पल्सेस, दलहनी फसलों का जो मिशन है, उसके तहत जो उत्पादन हमने किया है उस उत्पादन को बना करके रखना है। और साथ में जो मैं तिलहनी फसलों की बात कर रहा था, तिलहनी फसलों में मैंने सरसों का विशेष रूप से इसलिए उसमें अभी बयान किया क्योंकि ये मौसम में जो है सरसों की फसल एक मुख्य फसल है। और जब खरीफ का मौसम आएगा तो खरीफ के मौसम में हम लोग बाद में जो है उस पर सोयाबीन पर भी चर्चा करेंगे, और उसमें हम लोग ग्राउंड नट जो मूंगफली की खेती उसकी भी बात करेंगे। लेकिन जब रबी की बात करते हैं, सरसों, तोरिया, इसके साथ साथ सनफ्लावर जो सूरजमुखी है, सूरजमुखी के क्षेत्र में जो है हम थोड़ा सा पिछड़ गए हैं। वो इसलिए पिछड़ गए हैं कि उस पर जो है इतना ध्यान हम लोग नहीं दे पाए। तो ये एरिया करीब 2003-04 का जब मैं आंकड़ा देख रहा था उठा करके, तो हमारे पास उस टाइम में 20 लाख हेक्टेयर एरिया में इसकी खेती होती थी, जो घट करके अब जो है 2.4 लाख हेक्टेयर एरिया में हो रहा है। तो हम उसको जो है उसका क्षेत्र भी बढ़ाना चाहते हैं, और ये जो रबी का मौसम है ये उसके लिए बहुत ही अनुकूल है। हम सनफ्लावर को भी, सूरजमुखी की खेती को भी साथ में लेकर के चले हैं। इसका भी एमएसपी अभी बढ़ा है। तो एमएसपी बढ़ने से जो है निश्चित रूप से जो है किसानों के मध्य में एक सिग्नल गया है कि ये ऐसी फसलें हैं जो हमारे देश की प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। तो वो प्राथमिकता में भी जो है किसान अपना योगदान दे, और इसका मूल्य भी अधिक मिलेगा मार्केट में। और किसानों से यही आग्रह है कि इन फसलों के अंतर्गत क्षेत्र को बढ़ाएं, क्योंकि चावल और गेहूं में तो हम लोग पहले ही आत्मनिर्भर हैं, लेकिन इसमें भी इन फसलों की तरफ भी जो है हमें कुछ ना कुछ क्षेत्र जो है उसमें बिजाई करनी चाहिए। सर, तिलहन की अगर हम बात करते हैं, इसमें दोहरी चुनौती है। एक तो उत्पादन बढ़ाना, और दूसरा इसमें सर मिलावट की संभावना ज़्यादा है। अगर हम पूरे खाद्यान्न की बात करते हैं तो जिसमें सबसे ज़्यादा तिलहनी में ही, फसलों में कहें या तेल कहें, उसमें मिलावट सबसे ज़्यादा होता है। ये दोहरी चुनौती है सर, कैसे इसको देखते हैं? देखिए, इसको हम लोग मिलावट ना कह करके इसको ब्लेंडिंग कहेंगे। ब्लेंडिंग का मतलब ये होता है कि एक तेल में दूसरे तेल को मिश्रित कर दिया जाता है, लेकिन वो एक तरह से पहले इसकी परमिशन थी। इसका जो देखता है वो FSSAI जो हमारी संस्था है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत जो आता है, तो वो इसको देखते हैं। इसके जो पहले मापदंड थे कि जो भी दो तेल है अगर उसका मिश्रण बना करके बेचा जाता है, ब्लेंड करके बेचा जाता है, तो कम से कम 20% उसकी मात्रा होनी चाहिए। इससे क्या हुआ कि जो हमारे अपने मैं ये कहूँगा कि हमारे जो इंडिजिनस ऑयल थे,
चाहे वो सरसों था, चाहे वो मूंगफली है और साथ में सूरजमुखी है, इनको थोड़ा बढ़ावा नहीं मिल पाया क्योंकि दूसरे जो सस्ते तेल आने लगे जिसमें ऑयल पाम कहते हैं, ताड़ का तेल आने लगा, तो वो जो है सस्ता बाहर से मिलने लगा तो उसको जो है मिला करके बेचने लगे। वो राइस ब्राउन ऑयल है उसको भी मिला के आने लगा। तो अभी जो है भारत सरकार ने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि सरसों में विशेष रूप से कोई ब्लेंडिंग नहीं होगी, सरसों का तेल प्योर बेचा जाए, सिंगल ऑयल बेचा जाएगा। तो सिंगल ऑयल बेचने का जो पर्पस है, जो एक निर्णय है जो भारत सरकार ने लिया, इसके ऊपर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है कि 1 अक्टूबर के बाद 2 तेलों का मिश्रण जो है सरसों में नहीं बेचा जाए, सरसों का तेल अकेला बिना मिश्रण के ही बेचा जाएगा। सोल जिसको कहेंगे और वो कच्ची घानी वाला तेल है उसको भी जो प्रेफरेंस मिलेगी। इससे हमारे जो गांव के जो उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, कच्ची घानी का जो तेल निकालने से करने का, उसको बढ़ावा मिलेगा। किसान सरसों के अंतर्गत जो है खेती भी ज़्यादा करेंगे क्योंकि उनको मूल्य अधिक मिलेगा। तो ये एक ऐसा अवसर है जिसको हमें लाभ उठाने की ज़रूरत है और साथ साथ जितने भी घरेलू छोटे उद्योग हैं वो हमारे रूरल सेक्टर में इस तरह के बहुत सारे एक्सपेलर बन करके आएंगे और किसान खुद जो है उसको निकालेगा भी, उत्पादन भी करेगा और उसका तेल भी निकाले तो उसको भी निकाल करके बेच सकता है क्योंकि MSME की भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है और कृषि मंत्रालय की भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है जिसमें इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है। जी। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बर्ड फ्लू देश के कई हिस्सों में फैल रहा है जिसके चलते मुर्गी पालन भी प्रभावित हो रहा है। किस तरह का नुकसान इसको लेकर देखा जा रहा है और इससे बचाव के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, आइए देखते हैं इस पर हमारी ये रिपोर्ट। 22 जनवरी 2021 तक मुर्गियों के लिए 9 राज्यों केरल, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, गुजरात, उत्तर प्रदेश और पंजाब में कौओं, प्रवासी जंगली पक्षियों के लिए 12 राज्यों मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और पंजाब में एवियन फ्लू के प्रकोप की पुष्टि हो गई है। उत्तराखंड के जिले अल्मोड़ा, गुजरात के जिले सोमनाथ से लिए गए मुर्गियों के नमूनों में एवियन फ्लू की पुष्टि हुई है। इसके अलावा जम्मू व कश्मीर संघ शासित राज्यों में कौओं, उत्तराखंड की टिहरी रेंज में कलीजी तीतर पक्षी में एवियन फ्लू की पुष्टि हो गई है। राजस्थान के अलवर जिले से लिए गए कौओं के नमूने एवियन फ्लू के लिए नेगेटिव पाए गए हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और केरल के प्रभावित केंद्रों में नियंत्रण और रोकथाम की कार्रवाई की जा रही है। सभी राज्य एवियन फ्लू पर तैयारी, नियंत्रण और रोकथाम के लिए संशोधित कार्य योजना 2021 के आधार पर सभी राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों द्वारा अपनाए गए नियंत्रण उपायों के संबंध में प्रतिदिन विभाग को सूचनाएं दे रहे हैं। विभाग सोशल मीडिया सहित कई प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से AI के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। और अब बात करते हैं खरीफ फसलों की खरीद के बारे में। जहां सरकार की तरफ से खरीफ फसलों की MSP पर लगातार खरीद जारी है। कहां तक पहुंचे इस दिशा में हम आइए देखते इस रिपोर्ट में।
खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, चंडीगढ़, जम्मू और कश्मीर, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में सुचारू रूप से चल रही है। पिछले वर्ष के 453,65,000 मीट्रिक टन की तुलना में इस वर्ष 565,63,000 मीट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। 565,63,000 मीट्रिक टन की कुल खरीद में से अकेले पंजाब ने 202,77,000 मीट्रिक टन का योगदान दिया है, जो कुल खरीद का 35.85% है। वर्तमान में जारी KMS खरीद संचालन के तहत 1,06,792 करोड़ 14 लाख रुपए मूल्य के धान की खरीद की गई है। खरीफ विपणन सीजन 2020 के लिए तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों से मूल समर्थन योजना के तहत 61,66,000 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन की खरीद के लिए मंजूरी दी गई थी। सरकार ने अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 1,616 करोड़ 8 लाख रुपए की MSP मूल्य वाली मूंग, उड़द, मूंगफली की फली और सोयाबीन की 2,97,305.10 मीट्रिक टन की खरीद की। 52 करोड़ 40 लाख रुपए के MSP मूल्य पर 5,089 मीट्रिक टन कोपरा की खरीद की गई है, जिससे कर्नाटक और तमिलनाडु के 3,961 किसान लाभान्वित हुए हैं। कोपरा और उड़द के संदर्भ में अधिकांश प्रमुख उत्पादक राज्यों में दरें MSP से अधिक है। 84,80,544 कपास की गांठें खरीदी गई, जिनका मूल्य 24,803 करोड़ 63 लाख रुपए है, जिससे 17,27,601 किसान लाभान्वित हुए हैं। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी कार्यक्रम जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा देश कोविड मुक्त हो सके, इसके लिए टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी है। आइए जानते हैं टीकाकरण को लेकर किस तरह के कदम उठाए गए हैं और किस स्तर तक हम पहुंच चुके हैं। कोरोना की रोकथाम के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो चुकी है। आइए जानते हैं कि कहां तक हम इस दिशा में पहुंच चुके हैं और किस तरीके से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। लेकिन साथ ही इस तरह की चेतावनी भी दी जा रही है कि वैक्सीनेशन के साथ ही साथ जो सावधानियां हम लगातार बरतते आ रहे हैं उससे ना छोड़े। तो आइए देखते हैं, इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश राज्य में अभी तक 1,27,726 लोगों का टीकाकरण हो गया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 5,782, असम में 13,654, बिहार में 63,620, चंडीगढ़ में 1,157, छत्तीसगढ़ में 22,171, दिल्ली में 18,844, गोवा में 946, गुजरात 42,395, हरियाणा 62,142, हिमाचल प्रदेश 8,817, जम्मू कश्मीर 9,850, झारखंड 14,769, कर्नाटक 1,82,503। इसी के साथ ही आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। अभी दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।